हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रवाद का जो उदय है उसके पार्ट 2 को। फर्स्ट पार्ट में हम देख चुके हैं किस तरह से वो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है उसका भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। गांधी जी और उनके सत्याग्रह, साथ ही साथ सत्याग्रह बेस्ड लोकल 3 मूवमेंट्स, देन रोलट एक्ट, रोलट सत्याग्रह एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम उसके आगे से शुरू करते हैं। आज हम शुरू करते हैं खिलाफत मूवमेंट से। खिलाफत मूवमेंट क्या है? आपको ध्यान होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारत ने जो अंग्रेजों की मदद की थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में 2 ग्रुप थे, मित्र राष्ट्र एलाइड नेशंस एंड सेंट्रल पावर्स धुरी राष्ट्र। ठीक है, तो हम बात करें जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें 2 गुट थे, 2 पार्टीज। एक थे मित्र राष्ट्र जो हम देख चुके हैं पहले, और दूसरे थे केंद्रीय शक्तियां यानी धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्रों में हमने देखा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका, और केंद्रीय शक्तियों में हमने देखा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और साथ ही साथ तुर्की यानी ऑटोमन एम्पायर, तुर्की साम्राज्य। तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारत ने किसकी मदद की? ब्रिटेन की, और जो तुर्की है वो इस पार्टी के विपरीत पार्टी में था, यानी ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था। युद्ध के दौरान अंग्रेजी सरकार ने वादा किया था कि युद्ध में भारतीयों के द्वारा मदद के बदले वो भारतीयों के लिए बेहतर नीतियां बनाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। साथ ही साथ युद्ध में जो ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेजों ने एक वादा और किया था कि वो भारतीय मुसलमानों की भावना को आहत नहीं करेगी और तुर्की के साथ इस तरह का कोई अपमानजनक व्यवहार नहीं करेगी। लेकिन अब समय आ गया युद्ध समाप्ति का। 1914 टू 1918 वर्ल्ड वार चला, और उसके बाद ये जो पार्टी है, ये जो ग्रुप है मित्र राष्ट्र एलाइड नेशन, ये पार्टी जीती, इनको जीत हासिल हुई, और जो केंद्रीय शक्तियां हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, इन्हें हार मिली। अब आप समझिए कि तुर्की जो है, तुर्की हार गया। अब बाकी जो देश हैं, हारे हुए देशों के साथ एक के बाद एक संधियां हो रही हैं, जैसे वर्साई की संधि वगैरह। इसी सीक्वेंस में तुर्की का भी नंबर आता है, और तुर्की के साथ भी एक अपमानजनक संधि की जाती है, सीवर्स की संधि, जिसके तहत उसको विभाजित कर दिया जाता है 1920 में, सीवर्स की संधि। अब आप एक बात समझिए, तुर्की के जो खलीफा हैं, वो खलीफा पूरे जो मुस्लिम जगत हैं उनके आध्यात्मिक नेता माने गए हैं, यानी पूरे विश्व के जो मुस्लिम हैं उनके आध्यात्मिक नेता माने गए हैं। वो रिस्पेक्ट शो करते हैं इस खलीफा को। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ल्ड वार में चूंकि तुर्की हार गया, तो मित्र राष्ट्रों ने क्या किया? हारे हुए देशों के साथ अपमानजनक संधियां लगाई। तुर्की की भी बारी आई तो ये अफवाहें फैलने लगी कि ब्रिटेन ने टर्की पर बहुत ही हार्शफुल ट्रीटी इम्पोज की है, बहुत ही अपमानजनक कठोर संधि लागू कर दी है। तो अब भारत में मुसलमान जो वर्ग है हमारा एक, उसके मन में असंतोष की भावनाएं व्याप्त होने लगी कि उनके जो धार्मिक नेता है उनका अपमान किया गया। ठीक है, तो क्या हुआ? मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। किसका? खिलाफत कमेटी बाई अली ब्रदर्स। खिलाफत कमेटी का गठन किया गया किसके द्वारा? अली बंधु। अली बंधु में 2 भाई हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली, और अन्य जो मुस्लिम नेता हैं उनका भी इसमें योगदान रहा। इनके द्वारा खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और एक खिलाफत आंदोलन शुरू करने की बात डिसाइड की, जिसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि मोटो क्या था? जो तुर्की है, तुर्की के साथ हो रहे अपमानजनक
जो संधि है उसको समाप्त करवाना, साथ ही साथ तुर्की की जो धार्मिक सत्ता है उसको पुनः स्थापित करवाना, रिस्टोर करना। देखिए स्टूडेंट्स, खिलाफत आंदोलन का मेन उद्देश्य था कि तुर्की, जिसके खलीफा पूरे विश्व में मुस्लिम वर्ग के आध्यात्मिक नेता माने जाते हैं, उनके साथ अपमानजनक संधि करने से भारत में रहने वाले जो मुस्लिम वर्ग हैं उनकी भावनाएं भी हर्ट हुई और उन्होंने खिलाफत कमेटी गठित की अली ब्रदर्स के लीडरशिप में और खिलाफत आंदोलन शुरू किया ताकि तुर्की को न्याय दिला सकें। तुर्की को के साथ जो अनजस्टिस बिहेवियर हो रहा है उसके अगेंस्ट ये खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया गया। अब आपको ध्यान होगा गांधी जी ने रोलट सत्याग्रह शुरू किया था। रोलट सत्याग्रह को गांधी जी ने फिर वापस भी ले लिया था और उसकी सीमाएं हमने देखी थी कि वो केवल शहरी या कुछ ही क्षेत्रों में सीमित था। तो गांधी जी ने एक बात समझ ली थी कि हम अंग्रेजों को तभी टक्कर दे सकते हैं जब भारत में एक नेशन वाइड, एक अखिल भारतीय आंदोलन शुरू किया जा सके। तो अगर अखिल भारतीय आंदोलन नहीं हुआ, बड़े पैमाने पे हमने आंदोलन शुरू नहीं किया, तो अंग्रेजी सरकार को चुनौती देना मुश्किल है। और बड़े पैमाने पे टक्कर देने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के सभी ग्रुप्स, सभी वर्ग एक साथ यूनाइटेड होकर किसी भी मूवमेंट को स्टार्ट करें। चूंकि अंग्रेज इस समय डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे, तो गांधी जी ने ये समझा कि भारत के जो दो बड़े समुदाय हैं, हिंदू और मुस्लिम, उनकी एकता के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो गांधी जी ने भारतीय समुदाय के एक वर्ग जिसकी भावनाएं आहत हो रही हैं, हर्ट हुई हैं, उस मुद्दे को भी समझा और प्रथम विश्व युद्ध का असंतोष, रोलट एक्ट का जो एंगर था, देन जलियांवाला बाग, इन सब के कारण भारतवासी डिमांड कर रहे थे अब नेशन वाइड कोई मूवमेंट स्टार्ट होना चाहिए। तो अब स्वराज के लिए गांधी जी, कांग्रेस, सभी नेता मिलकर कोई आंदोलन शुरू करना चाहते थे जिसे नाम दिया गया असहयोग। इस असहयोग में खिलाफत के मुद्दे को भी गांधी जी ने शामिल किया। गांधी जी ने सितंबर 1920 कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन हुआ, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, कहा? नागपुर में एक स्पेशल अधिवेशन हुआ जिसमें क्या किया, जिसमें दो मेन बातें थी जिन पे चर्चा होनी थी, जिन पे चर्चा की गई। एक तो रोलट एक्ट, दमनकारी कानून, ब्लैक लॉ, एंड सेकंड जलियांवाला बाग। और जनता में जो असंतोष था उनके चलते एक स्वराज के लिए आंदोलन शुरू करना था। गांधी जी ने इसी के साथ एक बात और जोड़ी कि हमारे समाज में एक वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं और हमें उस मुद्दे को भी साथ में शामिल करना चाहिए क्योंकि भारतवासियों का मुद्दा है। तो खिलाफत के मुद्दे को भी उन्होंने कांग्रेस के पटल पे रखा और इस तरह से इन तीनों मुद्दों को चलाकर, इन तीनों बातों को शामिल करके भारत के लिए स्वराज की बात की गई और असहयोग, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया जाएगा, ऐसी प्लानिंग की गई। यानी खिलाफत के मुद्दे को अप्रूवल दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दिसंबर 1920 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, ये कलकत्ता अधिवेशन है और ये नागपुर अधिवेशन। दिसंबर 1920 में जो नागपुर अधिवेशन था, उस नागपुर अधिवेशन में क्या किया? असहयोग जो आंदोलन था, असहयोग, उसकी पुष्टि कर दी कि यस, ओके, अप्रूवल दे दिया, हरी झंडी दिखा दी कि ओके, वी आर गोइंग टू लॉन्च ए नेशन वाइड मूवमेंट दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस एंड नेशन फादर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ओके, तो आप इसको समझ देखिए कि क्या कहना चाह रहे हैं कि भारतवासियों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की मदद की। भारत का युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, बट चूंकि हम कॉलोनी थे इसलिए अंग्रेजों के ने हमें झूठे वादे किए कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो हमारे लिए बेटर पॉलिसीज बनाएंगे। बट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर अंग्रेजों की पॉलिसीज बहुत हार्श रही, ब्रूटल रही और हमने ये डिसाइड कर लिया रोलट एक्ट, जलियांवाला बाग, ये सब देखकर कि हमें कोई बड़ा आंदोलन शुरू करना है। साथ ही साथ अंग्रेजी सरकार ने जो वादा किया था कि
कि इवन दो तुर्की उनकी अपोजिट पार्टी में है, बट फिर भी वो तुर्की के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे ताकि भारत में रहने वाले एक वर्ग की इमोशंस हर्ट ना हो। बट अंग्रेजी सरकार ने ऐसा कुछ भी पूरा नहीं किया एंड फाइनली भारत में रहने वाले जो मुस्लिम वर्ग हैं उनकी इमोशंस हर्ट हुई, क्योंकि तुर्की के जो खलीफा है वो उनके आध्यात्मिक नेता हैं। तो इन्होंने मिलकर खिलाफत कमेटी का गठन किया। अली ब्रदर्स के लीडरशिप में गांधी जी ने सहयोग दिया। इस खिलाफत के उद्देश्य को कांग्रेस में भी अप्रूवल मिला, क्योंकि कांग्रेस भी चाहती थी कि पूरा भारत एकजुट होकर कोई आंदोलन शुरू करे। और इस तरह से सितंबर 1920 में इसे अप्रूवल मिला खिलाफत को एंड दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के लिए पुष्टि हो गई। और इस तरीके से ये खिलाफत जो आंदोलन है ये हमने देखा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खिलाफत जो आंदोलन है वो 1924 में जाकर उस समय अपने आप ही खत्म हो जाता है, जब जो मुस्तफा कमाल पाशा जो हैं 1924 में ये खिलाफत जो आंदोलन है ये उस समय समाप्त हो जाता है, जब जो कमाल पाशा हैं, मुस्तफा कमाल पाशा, उनके नेतृत्व में जो सरकार बनती है वो सरकार तुर्की की जो खलीफा की सत्ता है उसको अंत कर देती है और साथ ही साथ वहां लोकतंत्र की स्थापना की शुरुआत होती है। यानी जो कमाल पाशा के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसी के साथ जो खलीफा पद है उसका अंत होता है और वहां डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है। और इसी के साथ जो खिलाफत का जो मुद्दा था, आंदोलन था, वो भी स्लो डाउन हो जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम किस किस टॉपिक में देखेंगे, आइए हम समझते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसमें हम बहुत सारी जगह स्वराज शब्द का इस्तेमाल करेंगे। स्वराज, तो पूरी जो जनता है, पूरा जो हमारी पब्लिक है, उसने इसको किस मीनिंग में लिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम उसका इंट्रोडक्शन, जनरल परिचय देखेंगे। हम देखेंगे उसके असहयोग आंदोलन जो है उसके भीतर कौन सी स्ट्रेस थी, कौन सी धाराएं थी उसके अंदर। मीन्स समाज के डिफरेंट ग्रुप्स ने स्वराज को किस मीनिंग में लिया, किस अर्थ में लिया। मेरे लिए हो सकता है स्वराज का कोई और मीनिंग हो, दूसरे के लिए स्वराज का हो सकता है कुछ और मीनिंग हो। तो स्वराज को किस अर्थ में लिया, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2-3 पॉइंट्स में। रूरल जो एरियाज हैं उनमें किस तरह से स्वराज का मीनिंग लिया गया। आदिवासी जो हैं, जो आदिवासी लोग हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट सोसाइटीज, उनमें क्या हुआ। और जो बागान है, प्लांटेशन में, उन्होंने स्वराज का मतलब कैसे लिया। और इसी के साथ साथ असहयोग आंदोलन का अंत कैसे हुआ। इसमें हम एक चीज और देखेंगे, सिटीज में, शहरों में असहयोग आंदोलन का फॉर्म कैसा था, इकोनॉमिक फ्रंट कैसा था वगैरह। तो आइए हम देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। सबसे पहले हम इसका परिचय देखें। परिचय में हम देख चुके हैं दिसंबर 1920 कांग्रेस का जो नागपुर सेशन था, उस नागपुर अधिवेशन में, सत्र में क्या हुआ, इसे स्वीकृति दे दी गई। ठीक है, ओके। ये शुरू कब हुआ, ये शुरू हुआ 1 जनवरी 1921। और इसी के साथ साथ आपको पता है पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नेता थे महात्मा गांधी। और लड़ने का जो ढंग था, लड़ने का यानी इसका बेस, इसका आधार क्या था, दिस इज द न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। लड़ने का नया तरीका था सत्याग्रह, यानी सत्याग्रह आधारित ये भारत का प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था। फर्स्ट नेशन वाइड मूवमेंट बेस्ड ऑन सत्याग्रह led by Gandhi ji and Congress and supported by the Indian public. Okay. तो दिसंबर 1920 में डिसाइड किया कांग्रेस के सेशन में कि हमें एक आंदोलन शुरू करना है, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1 जनवरी 1921 में से स्टार्ट कर दिया गया। पार्टी कांग्रेस थी, गांधी जी के नेतृत्व में। उन्हीं के सिद्धांतों के आधार पे सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा पर बेस ये मूवमेंट शुरू कर दिया गया।
ये अपने तरह का भारत का पहला बड़ा आंदोलन था। इतनी बड़ी संख्या में भारत की किसी भी आंदोलन में लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ओके, देन उसके बाद देखिए इसमें मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, प्रेरणा। गांधी जी ने 1909 में एक बुक लिखी थी, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज रिटन बाय गांधी जी। इसका जो एक विचार था, इसका थॉट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहा, लोकप्रिय रहा, लोगों को मोटिवेट करता रहा। वो क्या थॉट था, गांधी जी ने, इवन गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बुक पे प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि लोगों को बहुत मोटिवेट कर रही थी। तो देखिए इसमें क्या थॉट दिया गांधी जी ने। गांधी जी ने बताया कि भारत में ब्रिटिश रूल केवल और केवल इंडियंस के सपोर्ट से ही चल रहा है, यानी भारत में अंग्रेजी शासन भारतीयों के सहयोग से चल रहा है। प्रत्येक स्तर पर भारतीय उन्हें सहयोग कर रहे हैं। अगर भारतीय केवल अपना सहयोग ही वापस ले लें तो हमें बिना किसी मेहनत के हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। साल भर के अंदर, विद इन अ ईयर, ब्रिटिश पावर कोलैप्स हो जाएगी। एक साल के अंदर ब्रिटिश सत्ता ढह जाएगी। ठीक है, ये विचार रियली में बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। जनता ने समझा कि रियली बहुत ही सही विचार है, बात तो बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसका विचार, देन उसमें कार्यक्रम क्या तय किए गए, ये डिसाइड किया गया कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसका जो विस्तार है वो कैसे किया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से, फेजेस वाइज, धीरे 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 करके एक एक चरण। तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल थी, इसमें थी उपाधियों को लौटाना, इसी के साथ बहिष्कार करना। किस चीज का बहिष्कार करना, देखिए सरकारी जो नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी जो जॉब्स है उनका बहिष्कार करना। इसी के साथ साथ सरकारी जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं उनका बहिष्कार करना। अदालत जो है उनका बहिष्कार, साथ ही साथ विधान जो परिषदें हैं उनका बहिष्कार। मतलब किसी भी तरीके से अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जो इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, उसको कॉपरेट नहीं करना, उनके टाइटल्स को लौटा देना, उनके जॉब्स को रिफ्यूज कर देना, उनके स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ना, इस तरह से सारी चीजें। इसी में एक चीज और शामिल थी, जो ब्रिटिश गुड्स हैं, ब्रिटिश उत्पाद, उनका भी बहिष्कार, अंग्रेजी सामान नहीं खरीदा जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी प्लानिंग हुई। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह से आंदोलन के अंदर अलग अलग धाराएं थी, द स्ट्रेन्स विद इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आइए सबसे पहले हम सिटीज में देखते हैं, सिटीज में इसका कैसा रिस्पॉन्स रहा। देन ग्रेजुअली वी मूव टुवर्ड्स द कंट्री साइड, देन प्लांटेशन वर्कर्स। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं शहरों में स्वराज, स्वराज इन सिटीज। देखिए मैं आपको बताऊं कि इसकी शुरुआत किससे होती है। शुरुआत होती है सबसे पहले जो टाइटल्स हैं, पदवियां लौटाने से, और गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि जो थी, टाइटल जो था वो लौटा दिया था, केसर ए हिंद। गांधी जी ने सबसे पहले अपनी उपाधि लौटाई और धीरे धीरे इसी के साथ आंदोलन की शुरुआत हुई। तो देखिए शहरों में मैं आपको ये बताऊं कि जो स्वराज है, स्वराज को समाज के जितने भी वर्ग थे, भिन्न भिन्न वर्ग, डिफरेंट ग्रुप्स, उन्होंने अपने अपने अर्थों में लिया, अपने अपने डिफरेंट अर्थों में लिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसा कांग्रेस सोचती है, कांग्रेस चाहती है कि स्वराज का मतलब ये है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम सत्याग्रह को फॉलो करें, हम सत्य और अहिंसा आधारित करें, बिल्कुल हिंसा का नामो निशान ना हो। कॉमन पीपल को ये समझाना थोड़ा मुश्किल था। उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि अंग्रेजों से आने की पहले की जो स्थिति थी, जिसमें उन्हें सारे अधिकार प्राप्त थे, उनके लिए उसका अभिप्राय ये था। तो प्रत्येक वर्ग के लिए स्वराज का अलग अलग अर्थ था। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं शहरों में।
शहरों में क्या स्थिति रही? शहरों में आंदोलन जो है वो प्रारंभ हो चुका है और बच्चे यानी जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों ने स्कूल और जो कॉलेज हैं उनका बहिष्कार किया, बॉयकॉट किया। साथ ही साथ जो शिक्षक हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो हेडमास्टर हैं, उन्होंने भी कॉलेजों और स्कूलों का बहिष्कार किया। साथ ही साथ जो वकील हैं उन्होंने अदालतों का बहिष्कार किया। ऐसे ही बायकॉट चलता रहा कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करना। और इसी के साथ जो विधान परिषदें हैं, लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज हैं, उनका भी बहिष्कार किया गया। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद। मद्रास में एक जस्टिस पार्टी थी। उस जस्टिस पार्टी ने विधान परिषदों का बहिष्कार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि इन विधान परिषदों में पार्टिसिपेट करने के माध्यम से ही वो लोग वो सब राइट्स प्राप्त कर सकते हैं जो ऑलरेडी समाज के उच्च वर्गों ने प्राप्त किए हुए हैं। इसलिए अगर उन्हें वो सब अधिकार प्राप्त करने हैं तो इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, हम इकोनॉमिक फ्रंट में देखें, आर्थिक जो मोर्चा था उसमें क्या हुआ? इकोनॉमिक फ्रंट, इसमें हम देखें तो जो विदेशी जो वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार किया गया। आपको पता है कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, वहां से मशीन मेड आइटम बहुत ही सस्ती रेट पे भारत आता था, तो भारतीयों ने उसे खरीदना बंद कर दिया। ठीक है, विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार कर दिया। शराब की जो दुकानें हैं उनकी पिकेटिंग कर दी। पिकेटिंग मतलब दुकान तक पहुंचने का रास्ता बंद कर देना। पिकेटिंग का मतलब है किसी शॉप तक जाने के रास्ते को पूरा ब्लॉक कर देना। और इसी के साथ साथ जो विदेशी सामान है उसकी होली जलाई, उसे इकट्ठा करके उसे जला दिया गया। ठीक है, अब इसका परिणाम क्या हुआ? रिजल्ट, परिणाम ये हुआ कि जो विदेशी सामान था, विदेशी व्यापार था, उसका जो इंपोर्ट होता था उसमें कमी आई। यानी विदेशी जो व्यापार था उसमें लॉस हुआ, हानि हुई। जो इनका आयात था भारत में, जो ब्रिटेन से सामान आता था, वो 102 करोड़ से घटकर लगभग 57 करोड़ ही रह गया। लगभग आधा ही इनका आयात रह गया। और क्या हुआ? लाभ हमें ये हुआ कि भारत उद्योग हैं उनका उत्पादन बढ़ा। क्यों? क्योंकि हम अपने भारत में बनी वस्तुओं को खरीदने लगे और विदेशी वस्तुओं को हमने छोड़ दिया। ये था शहरों की सिचुएशन। अब देखिए थोड़े समय बाद क्या सिचुएशन होती है शहरों में। आफ्टर सम टाइम द मूवमेंट बिकम स्लो डाउन। जो शहरों में आंदोलन है वो थोड़ा धीमा पड़ गया। वाई? क्यों पड़ गया धीमा? क्या हुआ? लेटर ऑन, कालांतर में शहरों में जो आंदोलन है वो धीमा पड़ गया। क्यों? उसका रीजन क्या है? कारण ये है, पहला तो कि हम विदेशी वस्तुएं खरीदने की बजाय भारत की वस्तुएं खरीद रहे हैं। भारत की वस्तुएं हाथों से बनी है। खादी के खरीद पर ज्यादा लोगों को प्रमोट किया गया। तो जो खादी थी, खादी का महंगा होना, खादी बहुत ही महंगी थी। कॉमन पीपल जो गरीब है वो नहीं खरीद सकते। दूसरा, जो भारतीय संस्थाएं हैं उनका अभाव, मीन्स एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस। हमने ब्रिटिश कोर्ट, ब्रिटिश कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये सब हमने छोड़ दी। लेकिन अब काम करने के लिए अल्टरनेटिव कोई इंडियन इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जिनमें बच्चे जा सकें, पढ़ सके, जिनमें वकालत की जा सके। लेकिन उनकी एब्सेंस थी, उनकी कमी थी, क्योंकि भारतीय संस्थाएं इतनी जल्दी स्थापित नहीं किया जाना संभव नहीं था। तो इसके चलते धीरे धीरे क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे
पुनः फिर से लोग इन्हीं संस्थाओं की ओर मुड़ने लगे। ठीक है, इन्हीं संस्थाओं की ओर मुड़ने लगे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है बच्चे, शिक्षक, हेडमास्टर या किसी भी तरह की नौकरी करने वाले लोग या वकील, ये सब क्या करने लगे? स्कूल कॉलेजेस में जाने लगे और ये अदालतों में जाने लगे। क्यों? क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है उनके सामने। तो इस तरह से शहर में हमने देखा, सिटीज में किस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया, किस तरह से स्वराज का मीनिंग लिया और ग्रेजुअली कैसे स्लो डाउन हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों में किस तरह से इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने समझा। तो देखिए, सेकंड हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्र या किसान, ठीक है, कृषक और स्वराज, यानी इनके लिए स्वराज का क्या मतलब था। तो ग्रामीण क्षेत्र में हम एग्जाम्पल लेते हैं, भारत का सबसे सघन आबादी वाला क्षेत्र उत्तर भारत का मैदान यानी अवध का हम उदाहरण लेते हैं। अवध में इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? बाबा रामचंद्र। और बाबा रामचंद्र जो है वो एक गिरमिटिया मजदूर थे, इंडेंटर्ड लेबर रह चुके थे। और इस समय इनकी समस्याएं, इनकी मांगे क्या थी? देखिए, इस समय जो किसान थे वो परेशान थे कि तालुकदार, जमींदार उन पे अननेसेसरी बहुत सारे टैक्सेस लगा रहे हैं, उन्हें मिनोरियल ड्यूज से उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, उन पे बहुत ज्यादा शोषण कर रहे हैं, उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज ली जाती है जिसे बेकार कहा जाता है। उनकी जमीन जो है, उनकी जमीन पर उन्हें पट्टा नहीं दिया जा रहा, लीज, और समय समय पे वो उनको यहाँ से वहां मूव कर रहे हैं ताकि उनका परमानेंट अधिकार ना हो जाए। तो जो किसान थे वो परेशान थे कि वो चाहते थे कि उनकी जमीन पे उनका स्थायी अधिकार हो, वो चाहते थे बेकार एबॉलिश हो जाए, वो चाहते थे जो भू राजस्व है वो लोअर हो जाए, बहुत ही कम रेट हो जाए उसकी, और साथ ही साथ अदर जिस तरह के भी कर हैं वो सब समाप्त हो जाए। ठीक है, तो इनकी मांगे क्या थी? ये चाहते थे कि जो भू राजस्व है उस भू राजस्व में कमी आए, लोअर द रेंज ऑफ लैंड रेवेन्यू। सेकेंड, ये चाहते थे बेकार को एबॉलिश कराना, एबॉलिश द बेकार, बेकार को समाप्त यानी उन्मूलन। इसी के साथ ये चाहते थे जमीन जो है उस पर इनका स्थायी अधिकार हो, स्वामित्व हो, और जमींदार जो हैं, जमींदार, तालुकदार, उनके शोषण से ये मुक्त होना चाहते थे। ये चाहते थे कि जमींदारों का सोशली बाइकट किया जाए, सामाजिक इनका बहिष्कार किया जाए, समाज में इन्हें कोई व्यक्ति अपनी सेवाएं ना दे। ठीक है, और देखिए क्या हुआ, जून 1920 के लगभग जेएल नेहरू जो हैं उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा किया, और जेएल नेहरू, बाबा रामचंद्र और अन्य नेताओं के सहयोग से क्या हुआ, अवध किसान सभा का गठन किया गया। कृषक सभा या किसान सभा का गठन किया। ये इतनी लोकप्रिय थी कि थोड़े समय में इसकी 300 शाखाएं बन चुकी थी। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या किया, कृषकों की जब असहयोग आंदोलन शुरू हो गया तो जो किसान हैं, किसानों ने इसका किस संदर्भ में अर्थ लिया? कृषकों की प्रतिक्रिया, रिएक्शन ऑफ पीजेंट्स। उन्होंने ये समझा कि इसका मतलब ये है कि अब हमें इन सब समस्याओं से मुक्ति मिल गई, यानी उन्होंने हिंसात्मक तरीके से मारपीट करके अपने अधिकार प्राप्त करने की कोशिश की। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जमींदारों पर जानलेवा हमले किए, उन्होंने बाजारों को लूटा, और अनाज जो है, अनाज गोदाम, उस पर अधिकार कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये आंदोलन हिंसक हो चुका था। इनके लिए स्वराज का मतलब था कि वो सारे अधिकार जो अंग्रेजों के आने से पहले इनके पास थे या जो समस्याओं से जूझ रहे थे उन सबकी समाप्ति।
इवन गांधी जी, नेहरू जी और बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं ने समय समय पे यहाँ दौरा करके इन्हें समझाने की कोशिश की कि असहयोग आंदोलन पहले के आंदोलन से बिल्कुल अलग है। ये सत्याग्रह आधारित है, हमें हिंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब किसी भी व्यक्ति को कर नहीं चुकाना है, वो हिंसा ना करे। लेकिन किसानों ने इस चीज को नहीं समझा। उनके लिए स्वराज का मतलब था अपने अधिकारों को प्राप्त करना। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में, कंट्री साइड में, अवध का हमने एग्जाम्पल लिया, किस तरह से उन्होंने स्वराज को अपने अर्थ में लिया। अब हम देख सकते हैं फॉरेस्ट सोसाइटीज जो हैं, वनवासी जो हैं, उन्होंने स्वराज को किस अर्थ में लिया, उन्होंने क्या समझा, स्वराज का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम शहरी क्षेत्र देख चुके हैं, ग्रामीण। अब हम आदिवासी किसान देखें, वन्य समाज भी लिख सकते हैं, फॉरेस्ट सोसाइटीज, या आप लिख सकते हैं आदिवासी किसान और स्वराज। यहां हम एग्जाम्पल लेते हैं आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश की गुंडेम पहाड़ियां, गुंडेम हिल्स। यहाँ आंध्र प्रदेश की गुंडेम पहाड़ियों में इनका नेतृत्व कर रहे थे अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं, वो गांधी जी के भक्त थे। उन्होंने खादी का प्रयोग करना, शराब का सेवन ना करना, इसके लिए लोगों को मोटिवेट किया। साथ ही साथ लोगों को लगता था कि उनके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं। ठीक, अब यहाँ के वनवासियों की क्या मांगे थी, उनकी क्या समस्याएं थी जिन्हें वो दूर करना चाहते थे, तो आपको अच्छे से ज्ञान है। हमने क्लास 9th में पढ़ा कि अंग्रेजों ने फॉरेस्ट रूल्स, वन अधिनियम लागू कर दिए, जिसके तहत सदियों से वनों में रहने वाली जो फॉरेस्ट सोसाइटीज थी, वो अब ना वहाँ शिकार कर सकते, ना झूम खेती, ना रह सकते हैं, ना ईंधन कलेक्ट कर सकते हैं, ना पशुओं के लिए चारा, वो कुछ नहीं कर सकते। उनको परंपरागत जो उनका निवास था उससे उन्हें बेदखल कर दिया, और साथ ही साथ उनसे बेगार भी करवाई जाती थी। तो ये जो लोग हैं, वनवासी, बहुत ज्यादा परेशान थे। इनके लिए स्वराज का मतलब था अंग्रेजों के आगमन से पहले किस तरह से वनों में इन्हें अधिकार प्राप्त थे, उन सब अधिकारों को फिर से प्राप्त कर लेना। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उग्र गुर्रिल्ला आंदोलन चलाया, जो कि पूर्णतः हिंसात्मक था। गुर्रिल्ला आंदोलन यानी वनों में छुपकर वार करने की जो पद्धति थी। तो अब देखिए, इन्होंने, इनकी मांगे क्या थी, इनकी मांग थी कि वनों में शिकार करने, निवास करने, या फॉडर, चारागाह जो है उसको, चारा जो पशुओं का चारा है उसको कलेक्ट करने, साथ ही साथ जो खाद्य संग्रहण है, फूड कलेक्शन, उसको इकट्ठा करने, इन सब की इन्हें आजादी हो। लेकिन इन सब की तो क्या थी, मनाही थी। तो ये चाहते थे कि ये सब चीजें हट जाए। और अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, वन क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए इनसे बेगार करवाना शुरू किया। बेगार मतलब सर्विसेज विदाउट एनी वेजेस, आपसे सेवा लेंगे लेकिन आपको कुछ भी वेतन नहीं दिया जाएगा। जब निर्माण के लिए बेगार लेनी शुरू की, तो इन लोगों ने क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया। और ये वही समय था जब असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका था। अब इन्होंने क्या किया, इनकी भी प्रतिक्रिया वही थी, रिएक्शन। इन्होंने हमले शुरू कर दिए। जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके ऑफिसेस कह दें, उनके निवास, रेजिडेंस कह दें, उन पर हमले, उनको मारना, मौत के घाट उतारना। यानी इनका आंदोलन टोटली हिंसात्मक हो चुका था। गांधी जी, कांग्रेस और अन्य नेता जो हैं, वो समय समय पे इस पूरे भारत के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनको एड्रेस करके समझाते रहे कि हमें हिंसा का प्रयोग नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो गांधी जी का नाम लेकर इन सब एक्टिविटीज को सही ठहराते रहे। उनका मतलब था अब तो हम स्वराज प्राप्त कर ही लेंगे बाई हुक और क्रुक। और अंततः 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू पकड़ लिए गए और उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया।
तो इस तरह से जो वनों में रहने वाली सोसाइटी थी उनके लिए स्वराज का कुछ अलग मतलब था। अब देखिए बागान में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था। प्लांटेशन वर्कर्स के लिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर प्लांटेशन वर्कर्स। तो हमने ये देख लिया है और हम थर्ड देखने जा रहे हैं। बागान जो कामगार हैं उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था। डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान दिया होगा जब हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि वनों से वनवासियों को फॉरेस्ट सोसाइटीज को बेदखल कर दिया। वो शिकार नहीं कर सकते, रह नहीं सकते, झूम खेती नहीं कर सकते, फूड कलेक्ट कुछ नहीं कर सकते। तो अब क्या करने लगे, कुछ लोगों ने प्रतिरोध किया, कुछ नए रोजगार की तलाश करने लगे। तभी उन्हें खबर मिली कि कुछ जगह पर रोजगार का सृजन हुआ है, जो प्लांटेशन है यानी ये जो बागान है स्थापित हुए। तो दूर दराज के क्षेत्रों से लोग नौकरी प्राप्ति करने के लिए जाने लगे। संयुक्त प्रांत जो है प्रेजेंट यूपी, वहां से बड़ी संख्या में जो लोग हैं बंगाल, असम के चाय बागानों में गए। ऐसा लगता था जैसे उन्हें मंजिल मिल गई, अब उन्हें आजीविका का उनका आधार बन गया। लेकिन एक बार वहां जाने के बाद वो उस नौकरी को छोड़ के वहां से आना चाहते थे, वहां बहुत परेशान हो गए, इतना उनका शोषण हुआ। क्यों? क्योंकि वहां एक सख्त रूल था, बागान की बाउंड्री के बाहर आप जा नहीं सकते। तो इनके लिए 1859 में एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट बनाया गया, जिसके तहत बागान मालिक की अनुमति के बिना आप नहीं जा सकते, बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते, और बागान मालिक अनुमति देगा नहीं। तो इस तरह से कंडीशन ये हो गई कि इनके लिए स्वराज का मतलब था कि अपनी मर्जी से जब चाहे तब बाउंड्री के बाहर और अंदर आ सकें, साथ ही साथ अपने घर वालों से संपर्क बनाए रख सकें, अपने गांव वालों से संपर्क बनाए रख सकें। तो आइए हम देखते हैं बागान में हम एग्जाम्पल देख सकते हैं असम और बंगाल का। इनके लिए 1859 में एक एक्ट बनाया था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इसके तहत वो बिना अनुमति के बागान जो है प्लांटेशन उससे बाहर नहीं जा सकते। ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन जो है वो स्टार्ट हो गया, तो इनके लिए स्वराज, इन्होंने क्या किया, इनके लिए स्वराज का मतलब था, स्वराज का अर्थ था आजादी से, अपनी मर्जी से बागान की जो चार दीवारी है उसके अंदर और बाहर जाना, साथ ही साथ अपने गांव, अपने परिवार से संपर्क बनाए रखना। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, इन्होंने जो बागान मालिक हैं, अपने प्लांटेशन के जो ऑनर हैं, उनको डिसोबी किया, बागान मालिकों की अवहेलना कर दी, अवहेलना, उनको डिसोबे किया और चल पड़े कहाँ, अपने घर। लेकिन चूंकि अभी सब चीजों की हड़ताल थी, रेलवे की, स्टीमर्स की, सबकी हड़ताल थी, तो बीच में ही पुलिस के द्वारा इन्हें पकड़ लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इनके संदर्भ में हम देखें तो स्वराज का मतलब है बागान में आने जाने की आजादी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इतिहासकार ये मानते हैं कि कांग्रेस ने इन सभी वर्गों के कार्यक्रमों को, इनके सभी के आकांक्षाओं को, उद्देश्यों को कहीं न कहीं अपने उस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया। संभवतः इसी लोगों ने स्वराज शब्द को अलग अलग अर्थों में लिया। अब हम देखते हैं असहयोग आंदोलन को वापस लेना। ठीक है। विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन और इसे वापस लेना, विड्रॉ करना। देखिए 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा एक स्थान है, कहाँ, गोरखपुर जिला है, गोरखपुर कहाँ, यूपी में। वहाँ क्या हुआ, वहाँ कांग्रेसी जो लोग हैं उनका एक जुलूस जा रहा था और पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, अंग्रेजी पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की
रोकने के चक्कर में हो गई मुठभेड़, संघर्ष शुरू हो गया। तो जो पुलिस है, पुलिस जाकर पास के थाने में छुप गई। पुलिस है वो थाने में जाके थाने के भीतर चली गई, वहां छुप गई। तो जो हमारे कांग्रेसी थे उन्होंने क्या किया, उस थाने को आग लगा दी और आग लगाने में वहां एक थानेदार और 22 अन्य सिपाही जो थे वो जलकर मारे गए। ठीक है, यानी क्या हुआ कि हम अपना आंदोलन कर रहे थे तो एक शांतिपूर्ण जुलूस जा रहा था गोरखपुर यूपी में। अंग्रेजी सरकार ने उसे रोकने की कोशिश की, वो भी गुस्साए थे, खूब गुस्से में थे। अंग्रेजी सरकार की जो पुलिस थी वो भी, और इस तरह से दोनों में मुठभेड़ हुई। भारतीयों ने थाने की आग लगा दी और उसमें तो एक थानेदार सहित 22 जो अन्य पुलिसकर्मी हैं वो जल के खाक हो गए। ये जो घटना थी ये बहुत ही हिंसात्मक थी और कांग्रेस के कार्यक्रम में कहीं भी हिंसात्मक कार्यक्रम को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो इसी के चलते क्या हुआ, 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस के जो बारडोली अधिवेशन है उसमें गांधी जी ने निर्णय लिया कि इस आंदोलन को वापस लिया जाए और इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक है, परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कांग्रेस और गांधी जी की आलोचना हुई कि जब आंदोलन इतना चरम पर था तो इसे वापस नहीं लेना था। और इसी का लाभ उठाते हुए जो न्यायाधीश थे ब्लूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई। आंदोलन वापस लेने का रीजन ये था कि आंदोलन बहुत ज्यादा वायलेंट, हिंसक होता जा रहा था और इसलिए कांग्रेस चिंतित थी कि अगर हम इस तरह से हिंसक होंगे तो अंग्रेजी सरकार का दमन चक्र और तेज होगा और हमारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने देखा खिलाफत मूवमेंट और असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में हमने उसका परिचय समझा, उसकी कहाँ से प्रेरणा मिली, उसके क्या प्रोग्राम्स थे, शहरों में उसकी क्या प्रोग्रेस थी, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में उसकी प्रोग्रेस, बागानों में स्वराज को किस अर्थ में लिया और वनों में किस अर्थ में लिया, और फाइनली हमारा ये आंदोलन वापस क्यों ले लिया गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्त इसको जो है उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी फायदा हो, और इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।